नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज मैं अपनी वीडियो में चर्चा करूंगा माननीय बाला साहब ठाकरे के बारे में। जी हाँ, बाला साहब ठाकरे जी का आज जो है 11वां पुण्यतिथि है, यानी आज से 11 साल पहले वो आज के दिन जो है हम लोगों से हमसे विदा हो चले गए थे, शिवसेना से विदा होकर चले गए थे। और जो है आज शिवसेना जो है जिस हालत में है, शिवसेना को जिस तरह से उन्होंने पाला पोसा, जिस तरह शिवसेना को उन्होंने बढ़ाया, शिवसेना को उन्होंने सत्ता में लाया। आज सत्ता में भले शिवसेना है, लेकिन क्या स्थिति है सभी को मालूम है आप लोगों को। लेकिन हम बाला साहब जी को प्रणाम करते हुए हम इतना ही कहेंगे कि बाला साहब अगर आज होते तो क्या स्थिति शिवसेना की होती। इसी विषय को थोड़ा सा हम उनके याद करेंगे और उनके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा भी करेंगे हमारे सौजन्य तत्ते जी से। तत्ते जी जो है मातोश्री काफ़ी करीब रहे हैं और उन्होंने अपनी पत्रकारिता में जो है बाला साहब से काफ़ी नज़दीक जुड़े हुए थे। उनसे थोड़ा उन बातों को हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे जो शायद किसी को पता नहीं होगा। सर, हम बाला साहब को प्रणाम करते हुए हम जो है उनके बारे में शुरुआत करते हैं। सर, आप हमारे व्यूवर्स को जरा बताइए, उनके कुछ यादगार पले बताइए, उन्होंने जिस तरह संघर्ष किया शिवसेना के लिए। महान, और यही एक शब्द उनके लिए बिल्कुल बिल्कुल सही रहेगा। महान व्यक्तिमत्व था बिल्कुल। और महाराष्ट्र में जिन लोगों ने इतिहास रचा जी, उनमें वो एक थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हो गया। अभी ऐसा है, आप ना बोलते बोलते मेरे को मुसीबत में डाल देते हैं। आप बोलते हैं कि ठीक है, बाला साहब का आज श्रद्धांजलि दिन है। जी जी जी। उसके लिए उनके प्रति श्रद्धांजलि तो सभी दे ही रहे हैं और दिल से दे रहे हैं, मतलब उसमें कोई यही नहीं है, सब एकदम अपने श्रद्धा और इससे दे रहे हैं जी। और आपने बोलते बोलते ये बोल दिया कि अब शिवसेना की जो स्थिति है बाला साहब के बाद 11 साल के बाद, उसके बारे में भी हम उनसे चर्चा करेंगे जी। अनिल जी से। तो ये करके आप मुसीबत में डालते हैं। फिर बाला साहब के साथ साथ या उनको श्रद्धांजलि देने के बाद मुझे कई ऐसी चीज़ें बतानी पड़ेगी कि वो शायद वो श्रद्धांजलि का जो भाषण है या एक निवेदन होता है जी, उसमें शायद वो चौकट में बैठेगी नहीं बैठेगी ये मुझे मालूम नहीं, मगर मैं उनकी महानता को तहे दिल से सलाम करते हुए कुछ चीज़ें भी सामने डालना चाहता हूँ। पहली तो ये चीज़ है कि वो महान थे जी, मगर उद्धव बहुत लहान निकला। वो हिमालय थे जी, और ये यूर की टिकड़ी भी नहीं निकला। ये बहुत बुरा लगता है मुझे जी। वो उद्धव में कोई नेतृत्व गुण नहीं है, कर्तृत्व नहीं है और दातृत्व तो है ही नहीं, सवाल ही नहीं आता है। और व्यक्तिमत्व भी पहले थोड़ा तो ठीक लगता था, अभी सुभाष देसाई और वो समान ही लगते हैं। अनिल देसाई, सुभाष देसाई और वो खड़े कर दिए तो ये तीसरा देसाई ही लगता है। इतने बेचारे ये हो गए, मगर वो तबियत की वजह से, तो उसके लिए हम उनको दोष नहीं दे सकते। मगर मुख्यमंत्री करके भी और पक्ष प्रमुख करके भी उनका कोई खास ये नहीं रहा। उनके बाला साहब ने जो पार्टी बनाई वो तोड़ने का काम इन्होंने किया कि उनकी इतनी बड़ी पार्टी और ये 40 लोग निकल गए, 10 पता ही नहीं चला उनको पता चला, फिर भी वो उन्होंने कुछ किया नहीं। सर पता चला ना उनको, सर मेरे को 1 साल पहले से पता था, तो उनको इन्होंने भी बोला, अजीत दादा ने भी बोला कि मैं कई बार उनको बोला कि आपकी पार्टी टूट रही है। पवार साहब ने बोला उनको कई बार पार्टी टूट रही है। संजय ने कितनी बार बोला उनको कि पार्टी टूट रही है, फिर भी वो बोले कि टूटनी है तो टूटने दो, जाना है तो जाने दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो एक अलग इसमें रहे, इसलिए पार्टी भी टूट गई, सत्ता भी चली गई। जी। दूसरी बात यह है कि सर आप बोले कि 95 में सत्ता आई थी जी, बाला साहब ठाकरे के 94 में 95 में आई, 94 में 95 में मैं जानता हूँ सर, क्योंकि 99 में इलेक्शन लगा था सर। मैं 5 साल 5 साल तो और 1 साल पहले लगाया। राणे ने अर्जेंसी किया, घाई किया थोड़ा, और 8 महीने पहले लगाया। 6 महीने पहले लगाया तो 95 में सत्ता आई। 95 में सत्ता आई जी। तो सर ऐसा है कि उसका जो श्रेय है वो ऑनेस्टली, अभी ऑनेस्टली बोलना पड़ता है आपके सामने, तो वो सत्ता बाला साहब की वजह से नहीं आई। और इसके लिए मेरे पास विटनेस है और पुरावे भी हैं। सर वो सत्ता आई ना,
उसका कारण ये था कि उसके पहले शरद पवार मुख्यमंत्री थे जी और कांग्रेस पार्टी में शंकरराव चव्हाण, खताळ पाटील, बाळासाहेब तुम्हारे विखे पाटिल, बाळासाहेब विखे पाटिल, इसके राधाकृष्ण के पिताजी राधाकृष्ण विखे पाटिल, प्रतापराव भोसले, ऐसे 5-6 नेता थे कांग्रेस के जिनको कांग्रेस में ही जो मुख्यमंत्री थे शरद पवार पहले, उनको कतई मुख्यमंत्री बनने नहीं देना था। पवार साहब को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना था। हाँ, बस क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य था कि पवार साहब को मुख्यमंत्री नहीं बनाया फिर से। तो प्रतापराव भोसले जी के घर में मीटिंग हुई, जिनका मैं मानस पुत्र हूँ उनका। तो वहां मीटिंग हुई और शंकरराव चव्हाण ने बोला की कोणत्याही परिस्थितीत शरद पवार मुख्यमंत्री होता कामा नये, त्यासाठी आपण शिवसेनेशी हे केलं तरी हरकत नाही, हातमिळवणी। म्हणजे आपण काय करूया, हम क्या करेंगे कि अपने पास जो अपक्ष है जी आए हुए, कुछ कांग्रेस वाले जो रिबेलियन करके उन्होंने बंडखोर करके चुन के आए थे, और कुछ और थे, वो 25-27 लोग थे कि जो असल में शरद पवार के इन्फ्लुएंस में थे जी, मगर वो कांग्रेस के ही बंडखोर थे, तो इनका भी उनसे ऐसा ये था। तो उन्होंने बोला कि ये जो 25-27 लोग हैं उनको हम ये करेंगे कि आपको सबको मंत्री बना देते हैं, मगर आप शरद पवार को सपोर्ट देने के बजाय आप डिक्लेयर करो कि हमारा सपोर्ट शिवसेना को है। और उन्होंने मनोहर जोशी को फोन किया, बाला साहब को भी फोन किया, पहले बाला साहब को फोन किया, बाद में मनोहर जोशी मिडलमैन करके उन्होंने ये किया थोड़ा, मगर बाला साहब को फोन किया समझो, और उनको बोला कि आपकी सत्ता आ सकती है। तो बाला साहब हैरान नहीं हो गए, बोले मेरी सत्ता कैसे है कि मेरे पास तो नंबर नहीं है। वो बोले नहीं है, आपको जितने कम पड़ेंगे उतने नंबर हम दे देंगे, हमारे पास 25-27 जो अपक्ष हैं, जो शरद पवार के साथ जाने की संभावना है, अभी अगर उनको हम जो बोलते हैं वो उस तरह से उनका खातिर करेंगे, किसको मंत्री पद चाहिए, किसको क्या चाहिए वो करेंगे, तो आपके साथ आ जाएंगे। तो बोले ऐसा है तो ठीक है, आनंद है, सत्ता किसको नहीं चाहिए। हाँ, तो फिर ऐसा हो गया कि शंकरराव चव्हाण, खताळ पाटील, प्रतापराव भोसले, सुधाकरराव नाईक और ये सब ने मिलके, बाळासाहेब विखे पाटिल, इन्होंने सब अपक्षों को बुलाया और बोला कि आपको मनोहर जोशी की सरकार भी, बाद में तय हुआ मनोहर जोशी, पहले सुधीर जोशी का नाम था, लास्ट मिनट तक तो उनको सपोर्ट देना है। तो वो मान गए, वो मंत्री पद मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो ठीक है, उन्होंने ही बुलाया। शरद पवार ने खुद ही बोला कि भाई सिर्फ मेरी वजह से कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही है, तो जाने दो, मरने दो, नहीं बने, कांग्रेस की सरकार ही नहीं बने, इनकी बने तो कोई चलेगा। तो फिर बीजेपी, शिवसेना और ये अपक्ष मिलके सरकार आई। अगर शंकरराव चव्हाण जी ने उस दिन ये नहीं मूव किया होता कि भाई नहीं, किसी भी हालत में शरद पवार को नहीं लाना है, तो सरकार शरद पवार साहब की बनती थी 101%। वो 27 लोग उनके पास जाके बैठे थे कि हम आपको सपोर्ट देते हैं, और फिर आराम था, मजे मजे में आ जाते थे। शरद पवार की दुश्मनी के वजह से इनको दोस्ती मिली जी, शिवसेना बीजेपी को। वो कभी शिवसेना बीजेपी सत्ता में आई नहीं थी, अकेली शिवसेना बीजेपी मिलके भी सत्ता में नहीं आई थी, ये तो शंकरराव चव्हाण जी की कृपा है। मैं उनका भी कितना निकटवर्ती था, और ये भी तो सर वो सत्ता बाला साहब ने नहीं ली, वो शंकरराव जी चव्हाण ने ली। फिर भी ठीक है, चलो सत्ता आखिर मोमेंट तक सर बाला साहब चतुर थे, आखिर मोमेंट तक उन्होंने सुधीर जोशी का नाम चलाया था, क्योंकि उनके दिमाग में ऐसा था कि सुधीर जोशी कैसे है ना, आज्ञाधारक बच्चे जैसे हैं, उनको जो बोलेंगे वो करेंगे, और रिमोट कंट्रोल में बैठने वाले असली वो थे सुधीर जोशी। तो वो तो कोट बीट पहन के मतलब तैयार होके बैठे थे, सिला के वगैरह वगैरह। और मनोहर जोशी होशियार थे, उनको मालूम था कि प्रमोद महाजन को अगर बोला जाए कि भाई तुम मैनेज करो, बाला साहब मैनेज होने वाले थे, मगर सिर्फ प्रमोद महाजन से, आडवाणी और इनसे भी नहीं। अच्छा, प्रमोद महाजन बराबर उनकी नर्स पे पकड़ के ये करता था। तो 20 मिनट 25 मिनट पहले प्रमोद महाजन ने बाला साहब को बोला कि सुधीर जोशी अगर मुख्यमंत्री बनता है तो इतना सीधा साधा सरल आदमी है, सज्जन आदमी है, ना 5 पैसा खाएगा ना 5 पैसे पार्टी को मिलेगा। ये मनोहर जोशी चालू आदमी है, वो खुद भी खाएगा, आपको भी खिलाएगा, हमको भी खिलाएगा, और पार्टी को भी फंड भी तगड़ा आएगा। तो इसको क्यों करते हैं, मनोहर जोशी को करो, वो प्रैक्टिकल है, वो बीजेपी और इसमें भी अच्छा काम करेगा। तो बाला साहब तो बोले ठीक है,
तो सुधीर जोशी आके बैठ गए कि भाई अभी मुख्यमंत्री बन जाए, जैसे अपना फडणवीस साहब का हुआ। यस यस। तो हो गया, और अनाउंस नाम वाला साहब ने मनोहर जोशी का ओ। किया, तो वो एकदम हैरान हो गया, बोले ये क्या हो गया। तो प्रमोद महाजन का वो करिश्मा था, तो Background में मनोहर चल रहा जोशी भी मुख्यमंत्री बने। फिर बाद में मनोहर जोशी ने प्रतापराव भोसले जी को फोन किया और उनको बोला कि भाई आपकी वजह से हम मुख्यमंत्री बने हैं और आपके लोग आए हैं। और कैसे हुआ, वो 27 लोगों में से कुछ लोगों को मंत्री पद मिला जी। और पैसा देने की दानत नहीं ना, वो ठाकरे परिवार या ये पैसा वैसा नहीं देते किसी को, इसलिए पैसे की जो बात जिनसे हुई थी उनको कुछ नहीं मिला था, मंत्री पद मिल गए, राज्य मंत्री पद। जिनको नहीं मिला था वो इनके पास आ गए कि भाई ये क्या है वगैरह वगैरह। सर बड़ी बात देखो, शंकरराव चौहान, ये जो 5 लोग थे, सुधाकर नाईक, विखे पाटिल और ये, तो विखे पाटिल ने जिम्मेदारी ली कि जिसको पैसे का प्रॉमिस किया वो मैं पूरा करूंगा। तो मनोहर जोशी ने फोन किया प्रतापराव भोसले को, सर मैं कितने अंदर की बात करता हूँ कि भाई आपने इतना कुछ किया है तो कुछ करोड़ मैं अभी मुख्यमंत्री बन गया हूँ तो आपके लिए, आपके लोगों के लिए स्पेयर कर सकता हूँ। तो प्रतापराव भोसले ने उनको जो बताया, आज भी प्रतापराव भोसले सातारा में भुज में है, हाँ, और मनोहर जोशी भी है। तो उन्होंने बताया कि देखो हमने तुम्हारे ऊपर कोई उपकार नहीं किया है हमको तुमको लाने का ही नहीं था जी, हम तो कांग्रेस वाले हैं, हमको शरद पवार को होने नहीं देना था, इतना ही हमारा पर्पस था। उसके लिए ये 27 लोगों को हमने आपके पास भेजा, उनका पैसे विसे का जिम्मेदारी हम करेंगे। मंत्री पद देना था वो आपके थ्रू दे दिया है उनको, जिनको देना था वो। अभी ये जो है वो, सर बाला साहब विखे पाटिल केंद्र में अर्थमंत्री बने, मालूम है? यस यस। वो कैसे बने? क्योंकि उन्होंने मदद की थी इनको, वाजपेयी जी के साथ में बने थे केंद्रीय मंत्री। फिर तो वो ऐसा हो गया। तो बाला साहब भी बहुत चतुर राजकारणी थे, उनको भावनिक इसमें बह जाते थे वगैरह ऐसा नहीं, वो भी सोच विचार करके बराबर करते थे। और आगे सर देखो कि अब उद्धव के बारे में बोलते हैं तो मैं कभी कभी ये भी उद्धव को कुछ मैं कंसेशन देता हूँ कभी कभी, कि अभी हम बोल रहे थे, हमने भी बोला कि भाई 40 लोग गए तुमने, भाई नहीं दिया, ये नहीं दिया। तो एक बार मैं राज ठाकरे के साथ बैठा था और गप्पे मार रहे थे हम लोग। तो उस समय मैं बोला कि बाला साहब के होते हुए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाहर निकलने की? तो बोला आप ऐसा क्यों बोलते हैं? बोले भुजबल किसके जमाने में निकले पार्टी से, शिवसेना से? मैं बोला हाँ भुजबल बाला साहब थे। नारायण राणे किसके जमाने में निकले? हाँ बाला साहब थे। मैं कब निकला? बाला साहब के जमाने। लेकिन सर ये तो गणेश नाइक कब निकला? ये तो घर के थे ना सर। गणेश नाइक कब निकला? नहीं मतलब बाला साहब थे तब भी लोग निकलते थे। सर उनका पहला महापौर था गुप्ते हेमचंद्र करके, बहुत पहला महापौर मुंबई का, शिवसेना का। वो भी गया ना, वो तो जनता पार्टी में गए और चुनाव भी लड़ा उसने। सर शिवसेना से बाहर जाके सब अपने अपनी जगह बना ली। तो वो बोला कि ऐसा आप मत सोचो कि बाला साहब के जमाने में नहीं गए। बाद में उसने एक एडिशन उसको जो किया वो मेरे लिए महत्वपूर्ण रहा कि वो बोला जितने भी शिवसेना के बाहर गए उनको, तुम बोल रहे हो अनिल जी वैसा थोड़ा सा है कि उनको निकालने में बाला साहब का रोल अगर 25% था तो 75% उद्धव का था। तब से वो बोला बाला साहब उद्धव की जो कानाफूसी चलती थी उससे भग जाते थे और निकाल देते थे उन लोगों को, या तो परिस्थिति बेटे की ज्यादा सुनते थे। वो बोले मैं भी उद्धव की वजह से निकला, नारायण राणे उद्धव, तुम्हारा ये भी भुजबल तो थोड़ा सा मंडल आयोग की वजह से निकला। मंडल आयोग का जो भूमिका उनकी थी उनको मान्य नहीं थी ओबीसी के बारे में, तो अभी भी वो वैसा ही हो रहा है उनका। सर एक सवाल मैं थोड़ा सा करूँगा कि हर नेता के बारे में एक दूसरे नेता से कंपेयर किया जाता है कि उनके बराबरी पे आज ये नेता है, उनके बराबरी में। आज अगर बाला साहब की बराबरी करना चाहें तो किसी का नाम दे सकते हैं आप महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में शरद पवार, उनकी ताकत का, उनका दिमाग, उनका तेज जी सर। और बाला साहब का खासियत ये है ना कि देखो जब बाबरी मस्जिद गिरी तो मेरे विश्वास साक्षी है कि आनंद दिघे भी मेरे दोस्त हैं, संजय राउत हैं, ये सब है, ये सब लोग हैं ना, वो अयोध्या में नहीं थे।
जहां बाबरी मस्जिद गिरी वहां से 100 किलोमीटर जी, दूर पे एक बिल्कुल। होटल में थे। किसी भी शिवसैनिक का कोई संबंध बाबरी से नहीं था। मगर जब बाबरी टूटी और आडवाणी घबरा गए, क्या हुआ है? ये क्या हो गया, मतलब उनको अंदेशा था मगर जवाबदारी लेने की तैयारी नहीं थी। तो वो बाला साहब है, उसके लिए उनको सैल्यूट है कि उन्होंने बोला अगर 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 ये अगर- लोग भूल जाते हैं। अगर हाँ वो बोला, हाँ। वो तो ऑनेस्ट थे। जी उनको भी मालूम था मेरे शिवसैनिक तो लखनऊ में थे। लखनऊ में। मनोहर जोशी वगैरह सबको नजर कैद में रखा था पुलिस ने, उनको जाने ही नहीं दिया। तो उन्होंने भी सावधानी से बोला क्योंकि कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था। तो उन्होंने बोला अगर बाबरी मस्जिद शिवसैनिकों ने तोड़ी है, ऐसा लोग बोलते हैं, ऐसा अगर है तो मुझे उनके ऊपर गर्व है, मला त्यांचा गर्व वाटतो। सर ये कितना बड़ा स्टेटमेंट हो गया कि बाबरी मस्जिद टूटने से बाला साहब जुड़ गए। एक छोटा सेंटेंस कि अगर कोई जिम्मेदारी नहीं ले, वो बोले भी हाँ। अगर किसी की जवाबदारी लेने को तैयार नहीं तो मैं जवाबदारी लेता हूं। सर एक सेंटेंस से वो हिंदू हृदय सम्राट बन गए देश के। बन गए हाँ। एक सेंटेंस से सर होता है कभी कभी बिल्कुल ऐसा। बिल्कुल। तो वो साहस दिखाना वो बाला साहब दिखा सकते थे, बाकी लोग डर गए थे। कोर्ट में भी इन्होंने अलग अलग स्टेटमेंट दिए, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार भी नहीं था, सब छूटने के मामले में थे। तो बाला साहब का वो साहस जो था वो ऐतिहासिक था, उसकी वजह से वो पूरे देश में हिंदू हृदय सम्राट बन गए कि अगर जी है तो मैं हूं। दूसरी एक बात ये ऐसी है कि बाला साहब की वजह से शिवसेना में कभी जाति की ये नहीं रही, अहमियत नहीं रही। पहले कांग्रेस हो कोई भी पार्टी, जी जी वो जात देख के किसी को मौका देती थी। बाला साहब ऐसे नहीं थे, वो जाति के परे थे। उद्धव जात देखता है मगर ये जाति के परे थे, वो बिना जाति देखे आदमी कैसा है, लॉयल है, मेहनती है, उसको दे दे। सर ओबीसी से लेके दलित तक सब मुसलमान थे। जी बिल्कुल। जितने भी शिवसेना में आए वो बाला साहब की ये हृदय की जो महानता थी कि भाई वो जात धर्म देखते नहीं थे, जात धर्म देखते थे मगर जात नहीं देखते थे। वैसे भी साबिर शेख था ही उधर, जी मगर वो औषध के लिए था, वो एक कोई होना चाहिए करके था। और वो भी लॉयल था, साबिर शेख लॉयल था शिवसैनिक, वो शिवसैनिक ही था, वो मुसलमान करके बिहेव नहीं करता था कभी। तो ऐसा छोड़ के ये किया। फिर सर उन्होंने जो रिश्ते जोड़े उसका भी देखना जाए। सर देखो राज्यसभा में जी कोई भी बोलेगा भाई तुम शिवसेना के मराठी लोगों को क्यों नहीं भेजे, सर हमेशा उन्होंने उद्योगपतियों को भेजा राज्यसभा में। चाहे वो तुम्हारा संजय निरुपम को भी भैया, वो तो नहीं नहीं वो तो अलग बात है, संजय निरुपम का मामला अलग है, जी मगर वीडियोकॉन के दूत को भेजा। सर तुम्हारे कई लोगों का जिनका जिस दिन फॉर्म भरा उस दिन उन्होंने भरा खाली, बागत में वो 5 साल 7 साल में मिले भी नहीं, 6 साल में बाला साहब को क्या भी हो गया। ऐसे कितने उद्योगपतियों को उन्होंने ये किया। मगर उनका एक ये था सोचना कि भाई अगर देश के लेवल पे प्रेजेंटेशन करना है तो थोड़े नामी लोग हैं। तो प्रियंका चतुर्वेदी कहाँ मराठी है, वो गई ना राज्यसभा में। संजय निरुपम आप अभी बोल रहे हैं, वो गया ना राज्यसभा में 2 बार। हाँ तो सर ऐसा है कि मराठी आदमी की लड़ने वाली सेना को उन्होंने हमेशा अमराठी लोगों को राज्यसभा में इसलिए भेजा कि देश में एक संदेश जाए कि फिर हम खाली संकुचित विचार नहीं करते, सबका विचार करते हैं, उद्योगपतियों का करते हैं, नॉन महाराष्ट्रियन लोगों का करते हैं, उनको भेजते हैं, संधि देते हैं, अवसर देते हैं। सर सबसे बड़ी बात ऐतिहासिक ये है कि जो महान नेता मराठी के लिए लड़ते रहे जिंदगी भर, उन्होंने एक हिंदी दैनिक निकाला, सामना का, दोपहर का सामना। सर कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब ये होता है जो लोग बोलते हैं ना कि वो मराठी 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 मराठी, सर अमराठी आदमी के पास भी अपना हिंदुत्व का, हिंदुत्व के पहले की बात है ये, बिल्कुल हिंदुत्व बाद में आया, हिंदुत्व बाद में आया, पहले से मराठी के साथ साथ उन्होंने, और संजय निरुपम को अपॉइंट किया बाद में, शुक्ला जी, शुक्ला ना, प्रेम शुक्ला जो अभी प्रवक्ता बीजेपी के हैं, वो अभी बीजेपी के प्रवक्ता है, वो कांग्रेस का है जी। मतलब बाला साहब का सर गलती मुझे हमेशा दिखा है, वो जो उद्योग भी करता है उनको आदमी समझने में थोड़ा सा गड़बड़ होता था। वो भावुक थे, बहुत भावनिक थे, और भावनिक होने के कारण थोड़े से भावना में वश होके वो लोगों को अपॉइंट करते थे, मगर वही लोग उनको दगा देते थे बाद में। ये उनके बारे में हुआ, ये उद्धव के बारे में भी थोड़ा सा नहीं ज़्यादा हो रहा है
कि वो ये नहीं हुए। तो बाला साहब की महानता इसमें भी है कि भाई उन्होंने अमराठी लोगों पे विश्वास रखा, उन्होंने उद्योगपतियों पे विश्वास रखा, जिन्होंने बाद में कभी सर ये एक उद्योगपति तुम्हारा कौन है, उद्योगपति नहीं राजकारणी है, उसने तो मेरे ख्याल से प्रीतिश नंदी है, उसने यहाँ से शिवसेना का ये लेके समर्थन लेके राज्यसभा पे गया और वहां पे जब अपना पार्टी का नाम लिखना होता है तो अपक्ष लिख दिया। क्या लिखा? अपक्ष। अपक्ष। ये कोई चर्चा नहीं करता है। ये बाला साहब से कितनी बड़ी वंचना थी। बाला साहब ने बड़े आदर से कि भाई एक बड़ा प्रीतिश नंदी जैसा पत्रकार अगर हमारा शिवसेना का रिप्रेजेंटेशन करेगा तो अपने लिए भी अच्छा है करके दिया, उसने जाके वहां पे अपक्ष लिख दिया। सर कोई भी जिसको बाला साहब ने राज्यसभा में भेजा उसमें ये प्रियंका चतुर्वेदी थोड़ा तो बोलती है शिवसेना की तरफ से, बोलती है, बाकी किसी ने, हाँ बाकी किसी ने उनका और प्रियंका चतुर्वेदी के खास है कि वो कांग्रेस की प्रवक्ता करके इतनी जोश वाली थी। उसने कांग्रेस का जब समर्थन किया तो ऐसा लगा कि सोनिया के बाद यही है। अभी वहां शिवसेना का समर्थन करती तो वो खासियत ऐसी कि संजय राउत के बाद यही है। वो उसकी खासियत। सर कल वो बीजेपी में जाएगी ना तो वो भी वहां पे भी वैसा ही करिश्मा दिखाएगी। वो उसका है, जहां वो पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिला हुआ ऐसा, वो बीजेपी में भी जा सकती है कल। असल में उसका नाम भी था बीच में कि वो बीजेपी में जा रहे हैं, मगर वो क्या है, 3 है ना, अनिल देसाई है, संजय है और ये है, तो 3 में से 2 फूटने चाहिए। तो अनिल देसाई नहीं फूटेगा, वो एकदम लॉयल है, और संजय अभी फूटेगा नहीं, अभी नहीं फूटेगा वो, फूटेगा लेकिन हाँ फूटेगा, वो तो मालूम है सबको, मगर अभी नहीं फूटेगा। तो प्रियंका चतुर्वेदी को और एक कोई मिलता है दोनों में से तो वो भी जाती थी बीजेपी में, मगर नहीं गई है अभी। ठीक है, अच्छा है सर। लेकिन एक बात बताइए कि सर उनका बड़प्पन के साथ साथ उनका भावुक होना उनकी वीकनेस था, ऐसा मुझे लगता है हमेशा। और कैसे है ना कि सर वो कितने बिंदास थे। सर जब कुछ लोगों ने ये बोलना शुरू किया कि दाऊद इब्राहिम मुसलमानों का है जी, तो ये बिंदास कितने थे, उन्होंने अगर दाऊद है तो हमारा अरुण गौड़ी है। बिल्कुल। ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है सर, पूरा हिल गया महाराष्ट्र और मुंबई और पुलिस वगैरह सब कि भाई दाऊद अगर उनका है तो अरुण गौड़ी हमारा है, मतलब हमारा भी डॉन है। सर वो बोलते थे, उनका एक विधान और भी है सर, बाला साहब की दूसरा भी एक भावुक एंगल है, वो भावना में कितने ये होते थे उत्तेजित, इसका है वो बोले बंबई में पॉकेट मार भी मराठी होना चाहिए। ये भी बोले वो, यहाँ पर जुगाराचा अड्डा, दारूचा अड्डा या पॉकेट मार वो भी मराठी होना चाहिए। ये दूसरे आते हैं और ये करते हैं, वो मेरे को पसंद मतलब वो ऐसे, वो सर एक दिलखुलास व्यक्तिमत्व था उनका, और ऐसा व्यक्ति कोई बना नहीं। और कैसे है ना, उनको हमेशा मैंने देखा है कि वो एक फैमिली मैन थे सर। वो उनका अचीवमेंट बहुत बड़ा रहा और वो उनका एसेट रहा। शिवसैनिकों के लिए वो कुटुंब प्रमुख क्यों बने, उनका नेचर ही फैमिली वाला था। वो अपने फैमिली में बहुत घुल मिल जाते थे, बच्चों के साथ, नाती पोतों के साथ। सर वो उनका एक अलग ग्रुप है, और वो इसके लिए शिवसेना जब तक वो थे ना तब शिवसेना एक परिवार था जी। उद्धव का कैसा, मी आणि माझे कुटुंब, मतलब मैं, मेरे 2 बच्चे और बीबी छोड़ के उसके दुनिया में कोई नहीं है। बाला साहब का ऐसा नहीं, पूरा महाराष्ट्र उनका परिवार था। तो अभी इसीलिए उनके एक इशारे पर सब कुछ चलता था। हाँ, मुंबई बंद तो बंद, महाराष्ट्र बंद तो बंद। हाँ नहीं, बंद की बात सर देखो, बंद करना आसान है जी। अभी ऐसा हो गया है कि बंद करना आसान है। जॉर्ज फर्नांडिस भी करता था कि नहीं करता। तो बाला साहब कहते तो जॉर्ज फर्नांडिस करता है। अभी सर कल अगर मनसे ने बंद की ये की अपील तो बंद होता है कि नहीं होता है। बंद करना बड़ी बात नहीं है सर। बंद करने से ज्यादा बाला साहब की खासियत मुझे ये लगती है कि जब 92-93 में दंगे हुए बाबरी मस्जिद वाले, बाद में सर मुंबई में जो भी हुआ, जो आक्रमण हुआ धर्मांध लोगों की तरफ से, नाम नहीं लेते उनकी जाति धर्म का, उनको उन्हीं के हथियारों से जो मराठी तरुण और हिंदू तरुण रास्ते पे उतरा और उसने कर दिया उनका गाजा। कितने मारे कितने, उसका हिसाब ही नहीं सर। आज भी गुजराती, इसीलिए आज भी मुंबई वगैरह चाहते हैं कि शिवसेना की सत्ता जो है मुंबई में चाहिए।
नहीं, सत्ता वाले कुछ नहीं करते। उद्धव आदेश देने वाला है क्या कि तलवार निकालो और नहीं, जाओ? जब बाला साहब थे तो हाँ, कहते थे। बाला साहब थे। आज थोड़ी कोई बोल रहा है, लेकिन जब बाला साहब थे तो बाला कहते थे साहब ना लोग, बाला मुंबई में साहब शिवसेना ने तो चाहिए। एक बार बोल भी दिया जी। कि मुंबई में आप बच गए सब। इसका कारण है हमारे शिवसैनिक तलवार लेके रास्ते पे Yes. निकले और उन्होंने कत्लेआम किया, ऐसा भी बोले वो। और वो सही है सर। गुजराती समाज आज भी बाला साहब को क्यों मानता है? क्योंकि वो हिंदू रक्षक करके बाला साहब बिल्कुल। उनके मन में है। क्योंकि अगर उस और वो हुआ जिस एरिया में, वहां पे गुजराती समाज बहुत ज्यादा है, वो मारे जाते थे, वो तो निकले थे। सर आज कितनी जरूरत है बाला साहब की यहाँ पर, मुंबई को, महाराष्ट्र को? और अगर आज होते तो किस तरह का होता राजनीति यहाँ की? सर बाला साहब होते तो शिंदे का बंड होता कि नहीं? नहीं होता। कैसे होता? वो तो पहली बार ये जो महाविकास ही नहीं बनती, तो बनती क्या 2019 में अगर बाला साहब होते तो? सर दोनों बारे में मेरा थोड़ा आपसे मत रहे थे। है हाँ, कि आपने जो बाद में बोला कि शिवसेना और शिंदे वगैरह बाहर नहीं निकलते हैं, वो सच है जी, 100% सच है। मगर महागढ़ी बनती कि नहीं बनती, इसके बारे में मैं बोलूंगा कि बनती थी। बाला साहब ने बाला साहब तैयार हो जाते? बाला साहब ठाकरे एक अजीब रसायन था, अजीब रसायन था, लोगों को समझ में नहीं आया कभी। तो मुस्लिम लीग से बाला साहब कोई ये करेंगे समझौता, आपने सोचा है? नहीं सोचा। किया है कि नहीं? मैं बोलता हूं ना आपको, मुस्लिम लीग मालूम नहीं आपको? मालूम कर लो, इतिहास देखो। मुस्लिम लीग से शिवसेना का समझौता हुआ था। कब की बात है ये? ये बहुत पहले की बात है, जब शिवसेना सत्ता में आ रही थी महापालिका में पहली बार। अच्छा। ये अपने महापौर वगैरह बनने लगे उनके। पहला महापौर सर किसकी मदद से बना मालूम है आपको? नहीं। शिवसेना का, मुंबई का, मुरली देवरा की मदद से। कांग्रेस? हाँ सर, कांग्रेस से। ये लोग बोलते हैं ना कि कांग्रेस के साथ कैसी गई शिवसेना, ऐसा कुछ नहीं है। वो प्रजा समाजवादी पार्टी नाम की एक चिंटू मिंटू पार्टी थी, उनके नगर सेवक चुन के आए थे। सो उनको भी उन्होंने शिवसेना की आघाड़ी में लिया था। ऐसा उनका पर्सनल देखो दुश्मनी नहीं था, वो राजनीतिज्ञ थे, वो भी चाणक्य ही थे। मैं तो बोलता हूँ वो चाणक्य ही थे। सर देखो, मुस्लिम लीग से भी उन्होंने समझौता किया था, प्रजा समाजवादी से किया था। सर आपको ये मालूम है क्या कि शिवसेना का जब उद्घाटन हुआ और पहली सभा थी तो उनके स्टेज पे कौन थे? नहीं सर, मैं उसमें तुम छोटे बच्चे थे उस समय। अभी जो आप जानकारी आपके पास है तो हमारे पास सर रामराव अधिक थे। कौन? रामराव अधिक, जो बाद में उप मुख्यमंत्री माने वहां सके और कांग्रेस के बड़े नेता अध्यक्ष भी रह चुके, वो स्टेज पे थे। और शिवसेना जो बलशाली हुई, सर आपको कोई इतिहास ही मालूम नहीं। बाला साहब की राजनीति देखो, चाणक्यपन देखो, जब जिसका मदद लेना है उन्होंने किस तरह से लिया और ये क्या आगे बढ़े। सर मुंबई में कम्युनिस्ट लोग बहुत ज्यादा हो गए थे, पावरफुल, पूरा गिरनी एरिया, कामगार एरिया, सब जगह कम्युनिस्ट 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 कम्युनिस्ट। तो रजनी पटेल करके एक महान कांग्रेस वाले थे नेता, उनको कम्युनिस्टों को खत्म करना था। किसको? कम्युनिस्टों को। तो रजनी पटेल जी ने वसंतराव नाइक, जो तब के मुख्यमंत्री थे, उनसे हाथ मिला के बाला साहब को ये मिशन दिया कि बॉम्बे में कम्युनिस्ट खत्म करो। तो खत्म करो मतलब सब तरीके से खत्म किया उन्होंने। उनकी सब यूनियंस तोड़ दी भारतीय कामगार सेना ने, सब ये कर दिए। सर उनका एक कृष्णा देसाई करके ये था कम्युनिस्ट लीडर परल में, उसको तो खुलेआम मार दिया, बटर खुलेआम मार दिया। और निडर होकर जिन्होंने मारा वो गए जेल में, जन्मठे भी भुगत के आए वापिस। मगर एक कृष्णा देसाई मारने की वजह से पूरे कम्युनिस्टों की दहशत खत्म हो गई मुंबई में। क्या वो बाला साहब थे। सर आपको मालूम नहीं, वसंतराव नाइक जो मुख्यमंत्री थे, उनका इनके ऊपर इतना आशीर्वाद था और प्यार था कि कुछ समय तक इनके विरोधक जो थे, आचार्य अत्रे वगैरह मराठा के, वो इनको वसंत सेना बोलते थे, शिवसेना के बदले। हाँ, वो बोलते थे कि ये वसंत सेना है, मतलब वसंतराव नाइक की सेना है। तो ठीक है सर, देखो राजनीति में बीजेपी भी एमआईएम का साथ लेती है ना, लेती है, अपोजिशन में रख के लेती है कि नहीं लेती? बिल्कुल वंचित का लेती है कि बी टीम पर रखा जाता है, वैसी का है। हाँ नहीं सर, वो कैसे है ना, कभी कभी साथ में आओ या दुश्मनी करो, फायदा देखो। तो सर
ये बाला साहब के जमाने में किसी को चाणक्य बोलो वगैरह वो रीत नहीं थी ना, तो बाला साहब चाणक्य थे जी। और राजनीति अच्छी तरह से खेलते थे, बहुत अच्छी खेलते थे। उनको अगर लगता था कि ये ज्यादा दो ही जड़ हो रहा है, अपने को भारी पड़ रहा है, भारी पड़ रहा है मतलब इसकी महत्वाकांक्षा क्लैश हो रही है, तो बराबर उसका कांटा निकालते थे और निकालना जरूरी होता है, मगर उतना प्यार भी करते थे। तो मेरे को अभी लगता है सर कि बाला साहब की विरासत जो है वो उद्धव के पास नहीं है, क्योंकि उनके गुण उसके पास नहीं है। बाला साहब के जो एक 25 गुण है, समझो मैं गिनवा सकता हूँ, ये 25 गुण बाला साहब के था सर। उनका कार्टून का उल्लेख किए बिना उनके बारे में श्रद्धांजलि पूरी नहीं हुई। महाराष्ट्र में शंकर स्वीकली जो मद्रास में चेन्नई में था, शंकर करके थे, उनका कार्टून जी। और टाइम्स ऑफ इंडिया में इसका अपना क्या नाम है, टाइम्स ऑफ इंडिया में सालों साल निकालता रहा, मैं अभी नाम पुणे वाले नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया का कार्टून लक्ष्मण और बाला साहब ये राष्ट्रीय कीर्ति के कार्टूनिस्ट है। और उनके कार्टून ने जितना प्रभाव किया सर, पूरा 12 पन्ने का पेपर पढ़ने से अच्छा था एक कार्टून उनका देखा तो। और सर उन्होंने मराठी आदमी के अंदर अस्मिता जगाई, एक स्वयं भावना जगाई, और उनको उन्होंने एक आत्मविश्वास दिया कि भाई मैं लड़ सकता हूँ। संयुक्त महाराष्ट्र सम्मेलन इसमें आंदोलन में मराठी आदमी ने भाग लिया था और उसके बाद बिखर गया था, उसको एक साथ करना और बाद में हिंदुत्व के लिए एक साथ करना। सर ये हिंदुत्व की कल्पना बाला साहब को देखो प्रमोद महाजन ने दी। बाला साहब पहले सिर्फ मराठी के ऊपर सीमित थे, जब उनको प्रमोद महाजन ने उनको बताया। प्रमोद महाजन मेरा मित्र था, अभी क्या बोलूं, वो प्रमोद महाजन के बारे में कभी वीडियो करूंगा और कुछ किस्से बताऊंगा तो लोगों को पता चलेगा कि मैं सर मॉर्निंग वॉक पे जाते थे हम लोग। हाँ, बताया था चेंबूर में। हाँ, तो सर प्रमोद महाजन ने उनको बताया कि अभी स्थिति ऐसी है मुंबई की कि यहाँ पे ऑलमोस्ट उस समय 30% तक मराठी आदमी नीचे आया था और 70% हो गए थे। वो बोले अभी यहाँ पे मराठी करके आप जीत नहीं सकेंगे, आपको मराठी के साथ साथ एक बड़ा इशू लेना चाहिए, वो हिंदुत्व। और उसी समय सब चल रहा था उनका भी, तो हो गया वो, और ये हिंदुत्व का उन्होंने उठा के लिया। बाबरी मस्जिद के कारण वो हो गया। सर ये भी बड़ा बात हो गया बाला साहब के मन का कि एक मराठी एक लोकल इशू है, उसके बदले वो नेशनल इशू पे गए हिंदुत्व के लिए। आज भी मैं बोलता हूँ सर, भाजपा के किसी नेता से ज्यादा बाला साहब की अहमियत हिंदुत्व के बारे में ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है। और ये भी मैं और एक बात कहना चाहता हूँ, एकनाथ जी शिंदे मेरे मित्र है करके बोलता हूँ ऐसा नहीं, तो मेरे को सीरियसली ऐसा लगता है कि बाला साहब की जो विरासत है हिंदुत्व की है, शिवसैनिकों के प्रति आत्मीयता की है, आस्था की है, आपुलकी की है, प्यार की है, वो विरासत उद्धव के पास नहीं है। वो हर एक बात का कैश हिसाब करता है। ये दिलदार आदमी है। वो बाला साहब की जो एक व्यक्तिमत्व था वो मेरे को एकनाथ शिंदे में दिखता है। मतलब असली विरासत अगर पूछे तो इनके साथ है, एकनाथ जी शिंदे के पास है। बाला साहब के असली वारस वो ही है। वो सिर्फ किसी का बेटा होने से विरासत मिलती है ऐसा मैं समझता नहीं। महात्मा गांधी का कोई बेटा उनकी विरासत नहीं ले सका, उल्टा हो गया कि उनका आत्मचरित्र भी आया है उसके में भी, मतलब बच्चों का भी आया है उसमें। उन्होंने बोला कि हमारे कभी पिता करके उन्होंने हमसे बर्ताव ही नहीं किया, यहाँ तक गया है। एक खाली फॉर्चुनेट घराना रहा वो नेहरू जी का। उस घर में इंदिरा जी निकली, बाद में राजीव जी निकले, अब सोनिया उनके घर की नहीं थी, वो बाहर से आई थी। इसलिए गांधी लगाई तो गांधी बन गई। नहीं सर, ऐसा मासी को भी गांधी मासी बोलते हैं, थोड़ा गांधी हो जाती कोई, ऐसा नहीं होता है सर। अब सोनिया की मर्यादा बहुत है, सोनिया सर वो क्या होता है ना, ऐसा बोलते हैं कि 3 पीढ़ी के बाद किसी भी घराने का ये बुझ जाता है दिया। हाँ, कोई भी अभी राजा रजवाड़े भी देखेंगे ना, 3-4 पीढ़ी के बाद उनका ये हो गया, कहानी खत्म हुई है। तो वो पंडित नेहरू से लेके जो हुई आगे, समझो 4 मोतीलाल भी बड़े ये थे, मोतीलाल जी नेहरू, पंडित नेहरू, इंदिरा जी और राजीव जी, यहाँ तक वो कहानी आई। आगे वो गांधी घराना खिल नाम से रहा। तो ठाकरे जी के इसमें देखो प्रबोधनकार थे, बहुत बड़े महान ये थे, व्यक्तिमत्व थे, लेखक थे, समाज सुधारक जी।
सर महाराष्ट्र में शाहू फुले अंबेडकर नाम लेते हैं ना, उसके साथ साथ प्रबोधनकार जी का भी नाम लेना चाहिए, इतनी उनकी सामाजिक कंट्रीब्यूशन है। तो अभी उद्धव के यहाँ वो खत्म हो गई, बाला साहब लास्ट लैंडमार्क थे उसमें। तो अभी मेरे को लगता है एकनाथ जी ने वो विरासत संभाल लिए और वो आगे बढ़ाएंगे ऐसा दिखता है। जो आज श्रद्धांजलि अर्पण करते करते बहुत बातें हमने की, शायद कुछ लोग बोलेंगे कि आपने श्रद्धांजलि अर्पण की क्या, कुछ ऐसी चीजें बताई कि जिससे तो हमने पहले ही आह्वान किया था आपसे, अलग ही ये किया है। हमने पहले ही आह्वान किया था कि बाला साहब के बारे में आप वो जानकारी दीजिए जो लोगों को कम पता हो या नहीं पता हो आज के जनरेशन। हाँ, तो इसके आपके लिए मैंने जो भी बोला, धन्यवाद। मगर एक बात बताऊं कि मैंने आज बाला साहब के बारे में जो बोला ना, उसके पीछे मेरा उनके प्रति कितना श्रद्धा और समर्पण था कि 7.5 साल तक मैं बाला साहब की भूमिका में जाके सर अग्रलेख लिखे मार्मिक के 7.5 साल। संजय 30 साल से लिख रहा है, मैं 7.5, और सामना का होने वाला संपादक मैं ही था। बाला साहब ने मुझे ही तय किया था संपादक करके। मेरा प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि मैं शंकरराव चौहान के साथ था और शंकरराव चौहान की वजह से वो उन्होंने बोला कि नहीं, दोनों में से एक चुनना है तुमको। मैंने शंकरराव चौहान को चुना करके, नहीं तो सामना का संपादक आज भी मैं रहता था। संजय राव जगह पे आप होते हैं। हाँ, मगर संजय राव जो कर रहा है वो भी मैं करता था क्या? मतलब आप तो शायद करता था। राज्यसभा में जाते हैं आप? राज्यसभा वगैरह वो तो मुझे शंकरराव चौहान ने विधान परिषद के लिए ये भी किया था, मनोनीत भी किया था। थोड़ा प्रॉब्लम हुआ मेरा, करके नहीं जा पाया मैं। ठीक है सर, मैं बाला साहब को तहे दिल से श्रद्धांजलि। और सर और एक बोलता हूँ, जैसे एकनाथ शिंदे विरासत लेके जा रहे हैं ना, एक लास्ट सेंटेंस बोलता हूँ, बाला साहब की विरासत ठाकरे में अगर कोई निभाता है तो है राज ठाकरे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।